हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मौजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल की वीडियो में हमने क्या किया था, हमने इन्फेंसी के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। वहाँ पर हम लेटर चाइल्डहुड पर थे और वहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे थे उसको क्या क्या और बोला जाता है। तो यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्राइड के अनुसार इसको सुष्पावस्था की अवस्था कहते हैं। स्कूल की एज है और इंडस्ट्री वेज इंफीरियरिटी ये एरिक्सन के अनुसार है। बस इनको आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं स्टेज, ग्रोथ एंड थिंकिंग। ठीक है, कि स्टेज से मतलब है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती थी। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की होती थी। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष की होती थी। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष की होती थी। तो इसमें वृद्धि जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ग्रोथ को बोलते हैं वृद्धि, वृद्धि सबसे ज़्यादा होगी। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्लोअर देन इन्फेंसी यानी कि कम ही होगी इसमें। ठीक है, कम मान लीजिए। लेटर चाइल्डहुड में स्थिर रहती है, वृद्धि स्थिर रहती है। और एडोलसेंस में फिर से एक बार ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अचानक से बड़ा हो जाता है बच्चा। थिंकिंग की बात बताएं तो अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में ईगो सेंट्रिक होती है, स्व केंद्रित, सेल्फ सेंट्रिक होती है, सेल्फ सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। लेटर चाइल्डहुड में क्या होती है, लॉजिकल होती है, थिंकिंग थोड़ी सी लॉजिकल हो जाती है। और एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में कैसी होती है, तो अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब आ जाता है एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण चरण है। सभी पहलुओं में परिवर्तन आ जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, कैसा भी हो। तनाव व तूफान की अवस्था है। स्टेनली हॉल जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ये बात बोली थी कि तनाव व तूफान की अवस्था है। आंधी तूफान की अवस्था भी इन्होंने ही बोला था। WHO के अनुसार जो ये होती है किशोर अवस्था, एडोलसेंस, उसकी उम्र इन्होंने बताई है 10 से 19 वर्ष तक होती है, लेकिन आपको 12 से 18 वर्ष याद रखना है। अगर WHO के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो 10 से 19 वर्ष तक होती है। एडल्टहुड को वयस्क अवस्था कहते हैं, एडल्टहुड को वयस्क अवस्था कहते हैं। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच ब्रिज होती है एडोलसेंस, किशोर अवस्था। किसके बीच ब्रिज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था तथा एडल्टहुड यानी कि वयस्क अवस्था के बीच पुल का काम करती है एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। क्या बताया हमने कि किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष तक होती है। महत्वपूर्ण चरण है, सभी पहलुओं में परिवर्तन होता है, विकास तेजी से होता है, वृद्धि तेजी से होती है। तूफान की अवस्था है, आंधी तूफान की अवस्था है। स्टेनली हॉल के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, WHO के अनुसार इसकी एज बताई गई है 10 से 19 वर्ष तक। और एडल्टहुड बोलते हैं वयस्क अवस्था को, जबकि चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था और एडल्टहुड यानी वयस्क अवस्था के बीच एक ब्रिज का काम करती है किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस। इसको क्या क्या बोला जाता है वो आपको देख लेना है। संक्रमण काल है, अवास्तविकता का चरण है, पुल अवधि है, पुल ये ब्रिज वाली बात जो अभी बताई थी ना, इसी से आपको याद रखना है। पहचान का संकट है, समायोजन की समस्याएं हैं, विद्रोह की भावना है, अलगाव की भावना है, व्यावसायिक चिंता है, भावात्मक स्थिरता में कमी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, किशोरावस्था बहुत सारी। और घर के लोगों से अच्छा जो है बॉन्डिंग नहीं रहती है व्यक्ति की, ये सारी किशोरावस्था में ही देखने को मिलता है। भावात्मक स्थिरता में कमी आ जाती है, अचानक से बहुत तेज़ी से गुस्सा आ जाता है, ऐसा लगता है हम कुछ हैं, और बहुत तेज़ी से गुस्सा आ जाता है। इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं बच्चे में, बालक में। अवास्तविकता का चरण है, विद्रोह की भावना है, अलगाव की भावना है, समायोजन की समस्याएं इसमें आती हैं, पहचान की अवस्था है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं।
और भी बहुत सारे नाम। इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ समायोजन संबंधी समस्याएं आती हैं किशोरावस्था में। आदर्शवादी, किसी को एक को आदर्श मान लेना। वीर पूजा, किसी को अपना आइडियल बना लेना। बाल अपराध भी किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। नेतृत्व क्षमता की विकास यानी लीडरशिप, लीडर बनने की जो प्रवृत्ति आती है वो किशोरावस्था में आती है। किशोर अहं केंद्रवाद, ये भी अवस्था इसी को बोला जा रहा है। वृद्धि स्फुरण, व्यक्तिगत कल्पित कहानी, तो इन सब नामों के नाम से जाना जाता है किसको? एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था को। ठीक है, आई होप आपको ऊपर की स्टेजेस को समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। तो विकास क्या है? एक ब्रॉड यानी कि व्यापक या विस्तृत प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता, ये जो बोला जा रहा है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत रूप से चलने वाली, लगातार चलने वाली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या है ये? विकास एक क्रम में ना होकर के लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सॉरी, एक क्रम में ना होकर नहीं, क्रम में ऑर्डरली प्रोसेस तो है ही, क्रम में होता है, जिसमें अचानक से बदलाव या नाटकीय परिवर्तन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है अचानक से बदलाव आ जाएंगे, लगातार होता रहता है वो। विकास वॉर्म टू टॉम यानी कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब यूनिफॉर्मली ऑफ पैटर्न, पैटर्न की जो एक रूपता है, ठीक है, मतलब विकास का एक पैटर्न है। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, और पूरी दुनिया के बच्चों के साथ ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बच्चा है जो पहले चलना सीख लेगा या फिर उसके बाद वो बैठना सीखेगा। ये एक ऑर्डर में ही होगा, सब कुछ एक पैटर्न के रूप में होता है। विकास एक पैटर्न के रूप में होता है। ठीक है, वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता होती है। बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है। हर बच्चा एक ही तरीके से उसकी वृद्धि या विकास हो, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो मानसिक रूप से उसका विकास ज़्यादा हो जाए किसी बच्चे का और किसी का नहीं हो पाए, या फिर कोई लंबा हो जाए, किसी की वृद्धि में अंतर देखने को मिले, किसी की हाइट में अंतर देखने को मिलता है। तो बच्चों में विकास की जो दर है, जो रेट है, वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही दर से बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं, ये आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? तो व्यक्तिक अंतर का नियम। व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर व्यक्ति हर एक जैसा नहीं हो सकता है उसके थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है वो दिखने में अलग हो सकता है वो चलने में अलग हो सकता है उसकी हाइट अलग हो सकता है उसका शेप अलग हो सकता है उसका कलर अलग हो। तो व्यक्तिक अंतर देखने को मिलते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग है। व्यक्तियों में व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं व्यक्तियों में या बालकों में। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये बात मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी कि विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर जाती है, सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर। ये सब बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पहले पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा घुमाकर पूछे जाते हैं। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? ऑर्डरली प्रोसेस है, क्रम में होने वाली प्रक्रिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होने वाली प्रक्रिया है, सरल से जटिल की ओर होने वाली प्रक्रिया है, केंद्र से परिधि की ओर होने वाली प्रक्रिया है और सर से पैर की तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एकीकरण का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं अंतर संबंध का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इन दोनों के बारे में एक साथ। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ठीक है, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो अंतर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। विकास के सभी चरण या स्टेजेस आपस में जुड़ी हुई हैं। विकास के जितने भी प्रकार हैं, विकास के प्रकार, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो सांवेगिक रूप से हो, ठीक है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो,
इमोशनली हो, कैसा भी हो, भावात्मक रूप से हो, वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास के सभी प्रकार, ये जो सभी चरण है वो आपस में अंतः संबंधित होते हैं। अगर ऐसे करके कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विकास के प्रकार या चरण आपस में कैसे होते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा इंटर रिलेशन होते हैं, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं विकास के सभी प्रकार और चरण। एकीकरण का सिद्धांत, इसमें विकास के सभी प्रकार एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक साथ मिलजुल कर, जैसे कि साइकिलिंग। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो क्या वहां पर आपका मस्तिष्क एक्टिव नहीं है? मस्तिष्क तो एक्टिव होता ही, आपका ब्रेन भी वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, ब्रेन वहां पर काम कर रहा है। कोई गड्ढा आ रहा है तो आप वहां से बचा रहे हैं, कोई सामने से बाइक आ रही है या फिर कोई वाहन आ रहा है तो वहां से आप बचा रहे हैं। इसका मतलब इसमें विकास के सभी प्रकार जो हैं वो एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ठीक है, विकास के सभी प्रकार एक साथ मिलजुल कर काम करे तो वो एकीकरण है। नाम से भी याद रख लेना है, एक कर दिया इसने, विकास के सभी प्रकारों को एक साथ मिला जुला करके काम करा, एकीकरण का सिद्धांत हो गया। विकास के सभी प्रकार या चरण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतः संबंध का सिद्धांत हो गया। अब आ जाता है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी कि अनुमान का नियम। अनुमान के नियम से क्या मतलब है कि पुत्र के पांव पालने में पता लगते हैं। बहुत ही पुरानी कहावत है, पुत्र के पांव पालने में पता लगते हैं। इसको कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान पहले से ही लगाया जा सकता है। 2 साल का बालक है, आप उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते, पूरी तरीके से निर्धारण तो नहीं कर सकते कि ये ऐसा निकलेगा, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि ये गुस्से वाला निकलेगा, आदत का कैसा निकलेगा, एक अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी कि विकास की दिशा का नियम, ये हम बात कर चुके हैं। सर से पैर की ओर होता है या केंद्र से परिधि की ओर होता है, और इनको एक और नाम से जाना जाता है। विकास के जो नियम क्रम है, ठीक है, विकास का दिशा तो स्रोतपदोन्मुखी ये बोला जाता है। सर से पैर की ओर, कभी कभी नाम बदल के भी पूछ लेगा, स्रोतपदोन्मुखी या समीपस्थ दूरस्थ विकास, ये बोलते हैं केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर, सर से पैर की ओर, स्रोतपदोन्मुखी, समीपस्थ दूरस्थ विकास, यानी कि सर से पैर की ओर चलने वाली प्रोसेस है विकास, केंद्र से परिधि की ओर चलने वाली प्रोसेस है विकास। और इसे यह बोलते हैं, इसे लंबवत डाउनवर्ड भी कहा जाता है, लंबवत सर से पैर की ओर। ठीक है, और इसको बोला जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी बहुत बार पूछा जाएगा, क्वेश्चन है, नियर टू फार, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या क्या पढ़ लिया, देखो, सर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार है। ठीक है, यानी कि विकास की प्रक्रिया सीधी नहीं है, लंबवत सीधी नहीं होकर के, ठीक है, लीनियर नहीं है, लीनियर प्रोसेस नहीं है, बहुदिशात्मक है, ये वर्तुलाकार है। ठीक है, स्पाइरल है इसकी प्रक्रिया। प्रारंभिक विकास की महत्ता, प्रारंभिक विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो प्रारंभिक विकास है, ये आपको याद रखना है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है। विकास क्या है, परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है। ये एक और चीज़ है, ये एक फॉर्मूले के टाइप से आपको याद रखना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला है। विकास इज इक्वल टू आनुवांशिकता इंटू पर्यावरण, यानी ये गुणात्मक रूप से होता है। अगर प्लस का सिंबल ऐसे लगा करके कभी पूछा जाए तो वो आपका गलत होगा। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। एकीकरण का नियम भी है, एकीकरण के नियम के बारे में आपको बता ही चुके हैं, जहाँ पर सारे प्रकार विकास के एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे। अब आ जाते हैं यहाँ, जिसको बोला जाता है हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण या पर्यावरण। तो आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता क्या है, एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवांशिकता कहा जाता है।
अनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आदान प्रदान करती है। अनुवांशिकता वह जो व्यक्ति के साथ पैदा होती है, ये स्थिर है। अनुवांशिकता स्थिर है, किसी भी व्यक्ति की अनुवांशिकता स्थिर है। गर्भधान के समय मेल व फीमेल जनन कोशिकाओं से मिलने वाले जाइगोट से बनती है ये, ठीक है। हमारे मनुष्य का जन्म कैसे होता है, एक कोशिका से होता है जिसको जाइगोट या हिंदी में बोला जाता है इसको युग्मनज, ठीक है, युग्मनज भी बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है वैसे। और गर्भधान के समय मेल व फीमेल की जनन कोशिकाओं से मिलने वाले जाइगोट एक कोशिका है। और एक जाइगोट में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र बोलते हैं क्रोमोसोम्स को। और 23 जोड़ों में होते हैं, 23 जोड़ों में होते हैं ये, 23 हो गए आपके 46। दो टाइप के हैं, एक्स और वाई, यानी कि XX होंगे तो फीमेल के होंगे, XX होते हैं फीमेल्स में, एंड XY होते हैं आपके मेल्स में यानी कि बॉयज़ में। ये आपको याद रखना है। और इन 23 जोड़े क्रोमोसोम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि इन 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स है, 23 जोड़ी यानी कि टोटल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र हैं। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो मनुष्य की बॉडी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, 21वें गुणसूत्र में कमी होने के कारण एक डिसऑर्डर हो जाता है और बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्राइसोमी 21, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम्स, इसको भी डाउन सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसका नाम बस आपको याद रखना है। और ये कौन से क्रोमोसोम में कमी होने के कारण होता है, तो आप बोलेंगे कि ये 21वें गुणसूत्र में कमी होने के कारण एक डिसऑर्डर हो जाता है जो कि बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है, जिसको ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसका नाम आपको याद रखना है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये महिलाओं में होने वाला एक डिसऑर्डर है, ठीक है। महिलाओं में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो XX, Y तो महिलाओं में पाया ही नहीं जाता। Y गुणसूत्र जो है वो केवल मेल्स में पाया जाता है, वे फीमेल्स में नहीं पाया जाता है, यानी कि XX, क्योंकि महिलाओं के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं, XX होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम नाम का एक डिसऑर्डर है जो कि महिलाओं में होता है, और वो कौन से क्रोमोसोम में कमी के कारण होता है, तो XX में पार्शियली मिसिंग हो जाते हैं, तब ये हो जाता है महिलाओं के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं एक जाइगोट में। और जाइगोट क्या है, जिससे मनुष्य, एक कोशिका है जिससे मनुष्य के जीवन का आरंभ हुआ है। उसमें 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़ों में होते हैं, ये 46 होते हैं। और जिसमें जो थर्ड वाला पेयर होता है, यानी कि 22 को अलग कर दिया और एक बचा थर्ड वाला जो पेयर है, 23 जो पेयर है आपका, 23rd जो पेयर है, यानी 23वां जो जोड़ा है उसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। और वो ही मनुष्य की जेंडर का निर्माण करता है कि वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी, ठीक है। यानी कि जो 23वां वाला जो पेयर है, जो 23वां वाला पेयर में कितने हो गए, तो 2 ही तो होंगे। 2 जो क्रोमोसोम है वो लिंग का निर्माण करते हैं कि बालक है या बालिका, ट्विंस। अब ट्विंस के बारे में जान लेते हैं। ट्विंस भी 2 टाइप के होते हैं, जुड़वा, ठीक है, जुड़वा लोग जो होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस आ जाता है, और आ जाता है एक आपका फ्रेटर्नल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं, जो कि दिखने में, जेंडर में सेम होते हैं, सेम जेंडर वाले होते हैं, दिखने में भी बिल्कुल सेम होते हैं। यानी कि लड़का है तो दूसरा वाला भी लड़का होगा, लड़की है तो दूसरा वाला भी लड़की होगी। दिखने में भी उनमें कोई खास फर्क नहीं होता है, दिखने में बिल्कुल हूबहू होते हैं। और फ्रेटर्नल जो आपके ट्विंस होते हैं, ये 2 अलग अलग जेंडर के भी हो सकते हैं, यानी कि एक भाई और एक बहन भी हो सकते हैं, एक बहन और एक भाई भी हो सकते हैं, और ये दिखने में भी अलग हो सकते हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनकी शक्ल आपस में मिलती हो, इनकी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हों, बाल वगैरह, ऐसा नहीं है, एक दिखने में एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट करा था हेरिडिटी के बारे में, यानी अनुवांशिकता के बारे में। तो विकास प्रभावित होता था अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से गुणात्मक रूप से, क्रॉस याद रखना था। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को अनुवांशिकता कहा जाता है, जो कि एक जाइगोट में, जाइगोट से हमने पढ़ा था, जाइगोट क्या था, एक सेल है,
एक कोशिका है जिससे व्यक्ति के जीवन का आरंभ हुआ है। और इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, तो गुणसूत्र होंगे। और ये कितने होते हैं, टोटल तो 46 होते हैं, लेकिन जोड़ों में होते हैं, इसलिए 23 जोड़े होते हैं। फीमेल्स में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मेल्स में पाए जाते हैं XY गुणसूत्र। ठीक है, अगर इन 23 क्रोमोसोम्स में, इन गुणसूत्र में कोई कमी हो जाती है तो बोला जाता है कि मनुष्य में डिसऑर्डर हो गया है। 21वें क्रोमोसोम में कमी होने के कारण एक डिसऑर्डर, एक प्रॉब्लम हो जाती है व्यक्ति को, जिसके बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसका नाम है ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम जिसको बोला जा रहा है। अब टर्नर सिंड्रोम नाम की एक डिसऑर्डर हो जाती है महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में XY नाम का तो कोई क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम तो पाया ही नहीं जाता, XX क्रोमोसोम पाया जाता है और पार्शियली मिसिंग होने के कारण ऐसा होता है। 23 जोड़ों में होते हैं। 23वां जो जोड़ा होता है, 23 जोड़ों में क्रोमोसोम होते हैं, 22 जो हो गए वो अलग कर लिए गए, और जो 23वां जोड़ा था जिसमें 23वें जोड़े में कितने होंगे, तो 2 होंगे। वो किसका निर्धारण कर रहे हैं, तो वो लिंग का। ऐसा नहीं है कि 23 गुणसूत्र ले लिए, भैया 23 गुणसूत्र नहीं लिए हैं, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, केवल 2 क्रोमोसोम है। 23वां जोड़ा लिया है, 22 जोड़ों को तो अलग कर लिया बिल्कुल। 23वां जोड़ा लिया है जिसमें कितने होंगे, 2 गुणसूत्र होंगे, जो कि लिंग का निर्धारण करेंगे कि बालक होगा या बालिका। ट्विंस पे हमने बात करी थी यहाँ पर, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस, इनके बारे में अच्छा खासा पढ़ चुके थे। अब आ जाता है आपका इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण जीन्स को छोड़ करके वे सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। जीन्स तो आपका किससे, हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से रिलेटेड हो गया ना। तो जीन्स को छोड़ करके वे सब कुछ जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है वो पर्यावरण कहलाता है, और ये कारण व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में विभिन्न पहलू भौगोलिक है, सामाजिक है, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भावात्मक, ये सभी कुछ आ जाता है पर्यावरण के अंतर्गत। और शिक्षकों को सुगम तथा समृद्ध और अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को ऐसा सुगम वातावरण प्रदान करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो सहजता से पढ़ पाएँ, वो सीख पाएँ, वो डर में ना रहें किसी तरीके के। मतलब उनको एक समृद्ध, एक सुगम और अच्छा मानसिक वातावरण बालकों को देना चाहिए। अब नेचर आ जाता है यानी कि प्रकृति, वैज नर्चर यानी कि पोषण। नेचर वैज नर्चर, प्रकृति वैज पोषण, ये क्या होता है, तो नेचर जो होता है वो हेरिडिटी का पार्ट है, यानी कि अनुवांशिकता का पार्ट क्या है, प्रकृति अनुवांशिकता के पार्ट में आएगी, ये आपको याद रखना है। जबकि नर्चर यानी कि पोषण जो होता है ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण या वातावरण के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार, एक साइकोलॉजिस्ट हैं वुडवर्थ, जिनके अनुसार दोनों वृद्धि व विकास समान रूप से आवश्यक है, यानी कि वृद्धि और विकास दोनों ही समान रूप से आवश्यक होते हैं बालक के लिए। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये मैं आपको बता चुकी। विकास इज इक्वल टू होता है अनुवांशिकता गुणा पर्यावरण। डी इज इक्वल टू एच क्रॉस ई, यानी कि गुणात्मक है, प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं चलेगा, डिवीजन नहीं चलेगा, गुणात्मक ही है। अनुवांशिकता विकास के लिए आधार प्रदान करती है, ये बात आपको याद रखनी है। हेरिडिटी विकास के लिए बेस बनाती है, ठीक है। फादर ऑफ हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता के जनक या अनुवांशिकता के पिता कौन है, तो मेंडल है, ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने क्या किया था, मटर के दाने पर प्रयोग किया था, ये बात आपको पता होगी। क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जो 22 पेयर अलग किए थे ना, 23वां पेयर क्या करा था, लिंग का निर्माण करा था, ठीक है। ये आपका लिंग गुणसूत्र है और ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं 22 पेयर काय गुणसूत्र। उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है, इसमें क्या होता है, में आमतौर पर मानी जाने मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट जरूर करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाला मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।